तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ आर्या में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम न गवाते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष पढ़ लिया था और मगध के उत्कर्ष में पढ़े थे कि कैसे आखिर लास्ट में नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्य वंश की स्थापना की। तो इससे पहले आखिर ये जानकारी हमें प्राप्त कहाँ से होती है? तो ये जानकारी देखिए, पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, ये जानकारी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी हम लोग को प्राप्त करने का स्रोत बुक हो गया। जैसे कि ये जानकारी हमको अर्थशास्त्र से, इंडिका से और मुद्रा राक्षस और पुराण वगैरह से मिलती है, और अशोक के लेख हो गया, ये सबसे इसकी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और उससे बीच में हम लोगों ने पढ़ा था सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए या पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगी। और तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि मगध के उत्कर्ष में वो लास्ट शासक थे, नंदवंश के शासक घनानंद। वो बहुत क्रूर शासक थे और उन्हीं के दरबार में कौटिल्य नामक एक गुरु रहते थे। एक कौटिल्य नामक उनको बहुत बड़े ज्ञाता कह सकते हैं। बहुत बड़े उनको मतलब इतना नॉलेज था कि उनको जैसे ही दरबार से निकाला गया, उनको घनानंद थे, बहुत क्रूर शासक थे, उनको अपने दरबार से निकाल दिया गया। उसके बाद ये भी प्रण ले लिए थे कि मैं तुमको यहाँ से गद्दी पर से उखाड़ फेंकूँगा। और उसके बाद इसी के सिलसिला में चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हो गई विष्णुगुप्त की, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य का 3 नाम हुए, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और एक चाणक्य। तो वो 3 नाम से विख्यात हुए और वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हुए और आगे जाके उनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया। तो हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, तो चंद्रगुप्त उससे पहले जानने से पहले आखिर जान लीजिए कि ये जानकारी हम लोग को कहाँ से प्राप्त होती है। तो जानकारी देखिए, इधर से चलते हैं, दिखाई देगा। देखिए, तो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र इनका जो रचयिता थे विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य खुद थे। तो अर्थशास्त्र से इनकी जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद आते हैं इंडिका से। तो इंडिका के जो रचनाकार है मेगास्थनीज, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ये भी आप लोग को पता है। और इससे भी जानकारी हम लोग को मिलती है कि कैसे प्रशासनिक सेवा चलता था, कैसे राजा द्वारा लोगों पे शासन किया जाता था। तो ये सब जानकारी हमको इंडिका से मिलती है। उसके बाद आते हैं मुद्रा राक्षस। तो आप भली भांति जानते हो कि मुद्रा राक्षस के रचयिता यानी रचनाकार विशाखदत्त हुए। और ये भी मुद्रा राक्षस से भी आपको जानकारी मिलती है कि कैसे प्रशासनिक सेवा की जाती थी, कैसे घनानंद को हराने में कौटिल्य ने मदद की थी। ये सब जानकारी मुद्रा राक्षस से मिलती है। उसके बाद आते हैं पुराण से भी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद और अगर ये तो किताब के बारे में होगा। उसके बाद इसकी जानकारी और आप लोग को इससे मिलती है। जैसे में अशोक का जो लेख था, शिलालेख था, उससे भी मिलती है, भवन से भी मिलती है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले हम लोग बैकग्राउंड में चलते। तो देखिए, याद रखिएगा कि देखिए, नंद वंश के शासक, ठीक है, यहाँ पे वंश छूट गया है। नंद वंश के शासक घनानंद को, जो लास्ट शासक थे, ठीक है, जो लास्ट शासक थे मगध के उत्कर्ष में, उसको हराकर, ठीक है, इधर देखिए, यहाँ नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर, ठीक है, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना हुई। कहीं के एग्जाम में पूछता है कि लास्ट शासक कौन था, तो आप याद रखिएगा कि नंद वंश के शासक घनानंद को। और ये भी एग्जाम में आते हैं कि जो मदद कौन किया था, तो कौटिल्य मदद किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आगे जाकर रहे और जो घनानंद के दरबार में पहले रहते थे। तो छल से इनको अपमान करके निकाल दिया गया। तो ये भी प्रण ले लिए थे कि जब तक मैं तुमको गद्दी पर से हटा नहीं दूंगा, जब मैं अपना चोटी खोल के रखूँगा। तो ये ऐसा करके कहानी है कुछ, आप लोग इसको ध्यान जरूर रखिएगा। और देखिए, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर, ठीक है, नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो यानी कि चंद्रगुप्त पहले अस्तित्व में नहीं थे, यानी नंद वंश का शासक चल रहा था। नंद वंश का शासक घनानंद राजा के तौर पे अपना काम कर रहा था, लेकिन वो इतना क्रूर शासक था कि वो कौटिल्य को अपने दरबार से पराजित कर निकाल दिया, अपमान करके निकाल दिया गया। उसके बाद वो एक प्रण लिए कि मैं तुमको एकदम ये करूँगा, हटाऊँगा ही,
उसके बाद फिर इनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य से जब इनकी मुलाकात हो गई तो ये उनको कैसे राजनीति करते हैं ये सब सिखाए, और आगे जाके ये खुद अपना मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो कहीं कहीं पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए कौटिल्य, इनका नाम विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना हुई। उसके बाद एक चीज़ और छूट गया कि ये शासन बहुत लंबे समय तक चला था। ये चला था 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। लास्ट में बृहदत्त आया था, लास्ट में उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना होगा। आप देखिए बहुत मतलब लंबा समय तक चला था, तो इसको हम लोग 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम लोग राजा के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ राजा के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रशासनिक सेवा के बारे में। तो अभी सिर्फ राजा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य पे आते हैं, मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य पे आते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर शासनकाल पूछे तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इनका जन्म 345 बीसी में हुआ था, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, देखिए और एक बात याद रखिएगा कि जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। जस्टिस जो यूनानी दार्शनिक थे उनका बुक था, उनमें जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस नाम से पुकारा था, ठीक है। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने, जिसकी पहचान आप लोग को पता होगा कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो उसका जो संस्थापक थे विलियम जोन्स ने ही एंड्रोकोटस यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। जो बोले ना कि जो एंड्रोकोटस है वो ही चंद्रगुप्त मौर्य है, तो इसकी पहचान कौन किया, तो विलियम जोन्स ने किया। देखिए ये याद रखिएगा, विलियम जोन्स। ये भी याद रखें, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया, तो उनका नाम याद रखिएगा, विलियम जोन्स। आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये भी एग्जाम में आता है कि इंडिका की रचयिता कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो विशाखदत्त। आप ऐसे करके याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद युद्ध हुआ था। जब वो अपना गद्दी संभाले हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद युद्ध हुआ था। युद्ध सेल्यूकस निकेटर से। आपको पता होगा कि सिकंदर जब वापस जाने लगा तो वो अपने सेनापति को यहाँ पे छोड़ के अपना राज देकर चला गया था कि यहाँ पे तुम शासन करो। उसके बाद इन्हीं का जो चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं का जो युद्ध है सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। तो कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका युद्ध कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 305 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद जब युद्ध होने के बाद, युद्ध जब पराजित हो गया सेल्यूकस निकेटर, तो उसके बाद हेलेना, कहीं कहीं नाम इसका कार्नेलिया भी लिखा हुआ रहता है, आप दोनों ध्यान रखिएगा, कार्नेलिया या हेलेना। इसकी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाना पड़ा। पहले का तो रूल था, जो जीत जाता था उसकी पत्नी से या पुत्री से या बहन से शादी करके ले जाता था जीतने के बाद। तो देखिए इसकी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। उसके बाद संधि के अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा था। चारों प्रांत में याद रखिएगा, 4 प्रांत कौन कौन सा है, देखिए काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। 5 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। 5 बार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, चारों प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा संधि के अनुसार। उसके बाद आते देखिए, तो प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी, ठीक है। प्लूटार्क भी एक दार्शनिक थे, ठीक है। तो प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते हैं इसको, सेल्यूकस निकेटर को देना पड़ा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं, तो ये एक छोटा सा मतलब सिर्फ राजा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस एकदम छोटा सा वीडियो होगी। और उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए उसके बाद इन्होंने और आगे जाते हैं तो हम लोग देखें तो इन्होंने जो ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। वो जैन धर्म भद्रबाहु से दीक्षा लिए थे। तब आप लोग को पता होगा कि जब श्रवणबेलगोला नामक जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, तो कब हुई थी, कैसे हुई थी, चलिए जानते हैं। देखिए तो ये जो गुरु है ना भद्रबाहु, ये रास्ता में मुलाकात हुई थी जब ये श्रवणबेलगोला नामक जगह पे जा रहे थे। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे दीक्षा ली और वो जैन धर्म को अपना लिया। उसके बाद इनकी
इनकी मृत्यु, उसके बाद मृत्यु पे चलते हैं तो 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखन विधि द्वारा मृत्यु हो गई। तो संलेखन विधि क्या होता है? तो एक रूल था उस वक्त के हिसाब से कि अगर आप एकदम मृत्यु के कगार पे पहुंच गया तो आपको पूरा जल अन्न सबको छोड़ देना होगा, यानी कि क्या कहते हैं उसको, जैसे होता नहीं कि उपासना, मतलब त्याग देना है, ऐसे मान लीजिए त्याग देना, और त्याग विधि से वो स्वर्ग की प्राप्ति की है। तो चलिए, और आप लोग बस ऐसे ही, तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को मैं फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को भी अगर मेरे जैसा अगर ऐसा बोर्ड की ज़रूरत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और मैं कौन सा लाइट यूज़ करता हूँ, अगर लाइट भी आपको चाहिए तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ ताकि आवाज़ में एकदम स्लो बोलता हूँ फिर भी अच्छा से जाता है, वो भी अगर आपको खरीदना है तो आप मेरे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से परचेज़ कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सेम पड़ेगा, लेकिन थोड़ा-सा अमाउंट मुझे भी मिल जाएगी, तो इससे थोड़ा-सा मेरी भी सहायता हो जाएगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप मेरे लिंक्स में जाकर खरीद सकते हैं। तो चलिए, मैं इसी के साथ मैं क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए, तो जय हिंद, वंदे मातरम।